व्हाट्सअप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर। वेलकम टू स्टडी लवर अगेन। ये हमारी सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। इस वीडियो में देखते हैं हम लोगों को क्या क्या डिस्कस करना है। देखिए, मॉर्निंग में जो क्वेश्चन पूछे थे पहले उनका आंसर्स देख लेते हैं। एक क्वेश्चन पूछा था मैंने कि साउथ साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में जो लाइन है तो उसको क्या बोला जाता था। ठीक है, तो उसका नाम था 38 पैरेलल। ठीक है, तो इसका नाम याद रखिएगा, 38 पैरेलल बोला जाता था उसको। अब सेकंड क्वेश्चन मैंने फंडामेंटल राइट से रिलेटेड पूछा था कि फंडामेंटल राइट का क्या क्या सिस्टम है, कहाँ पे है, किस आर्टिकल में आते हैं। तो इससे रिलेटेड देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जो फंडामेंटल आर्टिकल्स हमारे आते हैं पार्ट थर्ड में आते हैं, और लिए गए कहाँ से हैं, ये यूएसए से लिए गए हैं। यूएसए में इनको बिल ऑफ राइट्स बोला जाता है, जहां से इसको लिया गया है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है ना। यूएसए में इसको बिल ऑफ राइट्स बोला गया था, और हमारे यहाँ पे इनको फंडामेंटल राइट्स बोला गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे टोटल जो फंडामेंटल राइट के आर्टिकल है वो 12 से 35 के बीच में आते हैं। 12 से 35 के बीच में आते हैं, और ये फिलहाल जो है हमारे पास में 6 फंडामेंटल राइट है। यहाँ पे एक फंडामेंटल राइट और था जो कि रिप्लेस कर दिया है, 7वां फंडामेंटल राइट। उस टाइम पे उसको बोला करते थे राइट टू प्रॉपर्टी। तो राइट टू प्रॉपर्टी जो वाला आर्टिकल था वो अंडर आर्टिकल 31 आया करता था। तो अंडर आर्टिकल जो 31 आया करता था उसको रिपील कर दिया गया, आप लोग कह सकते हैं रिप्लेस कर दिया, उसको यहाँ से हटा दिया गया। यहाँ से हटा के उसको कहाँ पे पहुंचा दिया गया, यहाँ से हटा के उसको पहुंचा दिया गया पार्ट 12 में। कहाँ पे? पार्ट 12 में। टोटल कितने पार्ट होते हैं? पार्ट होते हैं टोटल 22 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो पार्ट 12 में कॉन्स्टिट्यूशन के पहुंचा दिया इसको अंडर जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 44th। तो 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत क्या हुआ था, ये कब हुआ था? 1978 में। ये 1978 में फर्स्ट जो अमेंडमेंट हुआ था, पहले 42nd अमेंडमेंट हुआ था। तो इसने बहुत सारे चेंजेस कर दिए थे कॉन्स्टिट्यूशन में, किसकी वजह से, जो कि इमरजेंसी आई थी उसके टाइम पे। तो इमरजेंसी को फिर से सही करने के लिए जो जो उस टाइम पे चेंजेस किए गए थे, फिर उसको एक तरीके से सही करने के लिए 44 अमेंडमेंट लेके आए थे। तो ये 1976 में था, ये 1978 में है। इसके तहत जो भी गड़बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन में की गई थी 444 अमेंडमेंट के तहत उनको फिर सही की गई वो सारी प्रॉब्लम जो जो उस टाइम पे गलत कर दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ से इसको हटा के आर्टिकल 31 से इसको पार्ट 12 में पहुंचा दिया है, और यहाँ पे आर्टिकल 300 ए पे रखा गया इसको। ठीक है ना। ए मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो ए वगैरह ये कैपिटल वर्ड यूज करते हैं, इसका मतलब होता है अमेंडमेंट के तहत इनको ऐड किया गया है। तो आज की डेट में जो माने जाते हैं वो हमारे यहाँ पे 6 फंडामेंटल राइट है। पहले फंडामेंटल राइट में माना जाता है जो राइट टू इक्वलिटी। तो राइट टू इक्वलिटी 14 से 18 के बीच में आता है। फिर आता है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम में 90 से 22 के बीच में आते हैं। और यहाँ पे जो 19 है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बहुत बार पूछा जाता है। तो ये नीचे है, यहाँ पे इसको देखेंगे फिर। और यहाँ पे आर्टिकल हमने पढ़ा था आर्टिकल 21। तो आर्टिकल 21 के तहत ही हमने एनजीटी पढ़ा था, नेशनल ग्रैंड ट्रिब्यूनल बनाया जाता है, जिसके तहत हमको राइट है, क्या राइट है? एक क्लीन इन्वायरमेंट का। तो हमारे पास में क्लीन इन्वायरमेंट होना चाहिए, उसी के तहत एनजीटी का गठन आया था, जो कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड इशू को डिस्कस किया जाता था उसके अंदर। तो ये सारी चीजें हम लोग पास्ट में डिस्कस कर चुके हैं, आप लोगों का रिविजन हो जाएगा। ये आर्टिकल थर्ड है, यहाँ आर्टिकल बोल रहा हूँ, नंबर थर्ड है यहाँ पे, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन। तो एक्सप्लोइटेशन में यहाँ पे दो आर्टिकल आते हैं, 23rd और 24th। तो 24th इसमें इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो चाइल्ड लेबर से रिलेटेड आर्टिकल है उसको रखा गया है, चाइल्ड लेबर को रोकना चाहिए, उसके बारे में यहाँ पे जिक्र होता है। तो वो आर्टिकल 24th है। तो फोर्थ नंबर पे आता है राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, जो रिलीजियस से रिलेटेड जो फ्रीडम होती है। हम लोगों ने मॉर्निंग में ट्रिपल तलाक का भी इशू डिस्कस किया है। तो वहाँ पे जो जो मुस्लिम कम्युनिटी के जो लीडर हैं वो बोलते हैं कि ये हमारा फंडामेंटल राइट है। जबकि आर्टिकल 13 के तहत ये बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में कि अगर कोई भी रूल और रेगुलेशन, कोई भी लॉ जो है फंडामेंटल राइट को अपोज करता है तो उसको वॉइड मान लिया जाएगा, मतलब उसको गलत माना जाएगा, उसको रखा नहीं जाएगा। तो ये तो ना तो लॉ है ना कुछ है, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, फंडामेंटल राइट का मतलब नहीं बनता है ट्रिपल तलाक में, क्योंकि वो उनके खुद के भी खुद का जो मतलब उनका रूल और रेगुलेशन है उसमें भी वो नहीं है। वो एक तरीके से कम्युनिटी के द्वारा टाइम टू टाइम चेंज कर करके उसको आगे बढ़ाया गया है। ये हमने मॉर्निंग में पढ़ा था आर्टिकल के तहत। ठीक है, तो इसके फिफ्थ नंबर पे क्या होता है? फिफ्थ नंबर पे आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जो 29 और 30 के अंदर आते हैं। फिर सिक्स पे आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो यही होती है जिसके तहत हम लोगों को बताया जाता है कि किस लेवल पर हमको अपने फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि इसके तहत ही हम कहाँ पे जा सकते हैं? डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं अपने फंडामेंटल जो राइट्स होते हैं उनको सेव करने के लिए। ओके, अब यहाँ पे ये 19 आर्टिकल के अंदर ये टोटल कितने हैं? 19 आर्टिकल के अंदर टोटल 6 हो गए ये। ठीक है ना, 6 पार्ट इसके हैं। अब इसके अंदर तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फ्रीडम से रिलेटेड बात हो रही है। कौन सी फ्रीडम की बात कर रहे हैं? तो यहाँ पे जितनी भी फ्रीडम है वो कई तरीके के, स्पीच से रिलेटेड जो फ्रीडम है, कहीं पे घूमने से रिलेटेड फ्रीडम है, यूनियन बनाने से रिलेटेड जो फ्रीडम है। तो इस तरीके से कहीं पे भी जा सकते हैं, ऑक्यूपेशन कहीं पे भी कर सकते हैं, कुछ भी ट्रेड कर सकते हैं। और इसी आर्टिकल के तहत आप लोगों को याद रखना है क्या आता है यहाँ पे, जो हमारी प्रेस आती है,
ठीक है ना, जो हमारी मीडिया वगैरह आती है उसका जो फ्रीडम है वो भी इसी आर्टिकल के तहत आता है, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं रखा है पर उसको एक्सप्लेनेशन के तहत इसके अंदर डाला गया है। तो ये भी आप लोगों को कुछ चीजें याद रखनी है, जो छोटी छोटी मगर मोटी बातें आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये थी रिलेटेड टू हमारे फंडामेंटल राइट्स। अब आगे चलते हैं, थोड़ा आगे देख लेते हैं आगे क्या दे रखा है। आगे मैंने फिर ये भी पूछा था कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो किस हिसाब से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाली गई थी। तो फंडामेंटल जो ड्यूटीज डाली गई थी वो डाली गई थी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जो मैंने आप लोगों को अभी बताया था 1976 में। तो पार्ट 4A में इसको डाला गया था। ठीक है ना, पार्ट 4A में इसको डाला गया था। और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होते हैं, देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ी बात और समझाना चाहूंगा। देखिए, एक साइड में होते हैं फंडामेंटल राइट और दूसरी साइड में होते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। ठीक है, तो जो फंडामेंटल राइट होते हैं वो फंडामेंटल राइट हमको कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रोटेक्शन के रूप में दिए गए हैं, क्योंकि हमारी जो घूमने की फ्रीडम है या हमारी काम करने की फ्रीडम है वो हमको आराम से मिल सके, उस बेस पे वो दिए गए हैं। पर लेकिन जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है ये बाइंडिंग नहीं है, ये ओनली हमारी गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उनको इंप्लीमेंट करती है या नहीं करती है। जैसे कि एजुकेशन प्रोवाइड करानी है, हेल्थ से रिलेटेड इशू कोई भी है, तो अगर हम इससे रिलेटेड हम उसमें कोर्ट में जाने लगे तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो हम कोर्ट में जा रहे हैं। तो ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। पर लेकिन अगर हमारे फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो हम डायरेक्ट जा सकते हैं कोर्ट में। ठीक है, और इसी तरीके से जो फंडामेंटल ड्यूटी होती है वो हमारे ऊपर मतलब हमको करनी है वो। ठीक है, ये हमको मिले हैं और वो हमारे ऊपर मतलब एक तरीके से ड्यूटी डाली गई है। ड्यूटी होता है ना, ड्यूटी पे जाते हैं, कोई भी काम है, वीडियो बनाना जैसे कि ड्यूटी है, मैं डेली वीडियो बनाता हूँ। तो इस तरीके से आप देखते हैं तो आपकी ड्यूटी है आपको देख के उससे कुछ सीखना है, और सीखने के बाद में फिर किसी को सिखाना है, वो भी ड्यूटी है। हालांकि वो फॉलो नहीं करते हैं आप, वो एक अलग बात है। ठीक है, तो सिखाया भी कीजिए किसी को, तो वो भी ड्यूटी ही होती है एक तरीके से। तो इसके अंदर क्या आता था, तो जो फंडामेंटल ड्यूटी थी स्टार्टिंग में कितनी थी, स्टार्टिंग में थी 10 ड्यूटी, लेकिन फिर इसमें 11th ड्यूटी और डाली गई। उसमें क्या था, 86th अमेंडमेंट के तहत ये 2002 में डाली गई, जिसमें 16 to 14 ईयर के जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड कराने की जो ड्यूटी है वो पेरेंट्स की है। ठीक है, तो ये भी ड्यूटी डाली गई थी, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और ये भी आप लोग बोल सकते हैं पार्ट 4 में जो कॉन्स्टिट्यूशन के लाया जाता है डीपीएसपी। ये सारे जो क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं बहुत बार पूछे जा चुके हैं, कईयों बार पूछे जा चुके हैं। तो जो डीपीएसपी होते हैं आर्टिकल 36 से 51 में आते हैं, तो इनका ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कीजिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इनके ऊपर। ओके, तो देखिए कई बार आप लोगों को लगता है, जैसे कि न्यूज एनालिसिस का पोर्शन लेते हैं, न्यूज एनालिसिस में आप लोगों को लगता है कई बार कि क्यों कुछ न्यूज़ डिस्कस नहीं की गई है। जैसे यही न्यूज ले लीजिए, फर्स्ट पेज पे यहाँ पे लिखा है फंड्स टू द पार्टी गवर्नमेंट मे अमेंड। तो यहाँ पे बोला गया मे अमेंड, अब बोला गया मे अमेंड, फिर से कोई न्यूज आएगी कि अमेंड करने जा रहे हैं, फिर से न्यूज आएगी जब अमेंड कर देंगे। तो जब से पहले कोई चीज नहीं हो रही है उसको कोई डालने का मतलब नहीं बनता है। हालांकि ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, पर मे अमेंड अब करेगी, इन्होंने अंदाजा लगाया है, तो ये अंदाजा क्या लगा रहे हैं उससे हमको क्या मतलब है। तो हालांकि इस तरह की चीजें डिस्कस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि रिपीटेडली आती रहती हैं और एक बार बता चुके होते हैं, इनकी जगह कोई और न्यूज डिस्कस कर लेते हैं वैसे। पर अब डाल दिया तो ये दिखाने के लिए डाला आप लोगों को, अगर इस तरीके कोई मे आ गया ऐसा कर सकते हैं या ऐसा सुनने में आ रहा है, तो उस तरीके के वो ओनली फालतू में टाइम वेस्ट, मतलब एक तरीके से टाइम वेस्ट होता है। जब करेंगे तो तब देख लेंगे ना, जब कंप्लीट करेंगे तब अच्छे से पढ़ लेंगे फिर से उसको। एक बार हल्का सा बता देता हूँ, यहाँ पे जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है 1972 के तहत, 1976 के तहत मतलब जो एक्ट था ये बनाया गया था। तो देखिए ये भी टाइम वही है जब इमरजेंसी का टाइम था। ठीक है, तो उसी टाइम पे सारे ऐसे ऐसे स्टेप्स लिए गए थे इंदिरा गांधी जी के द्वारा, जो कि हमारी प्राइम मिनिस्टर थी उस टाइम पे। तो सारे स्टेप्स उनके द्वारा लिए गए थे, ताकि जो फॉरेन से जो कंट्रीब्यूशन आता है उनके द्वारा माना क्या जा रहा था उस टाइम पे, कि बहुत सारे ऐसे हैं फॉरेन में पार्टी ऐसी हैं जो कि यहाँ पे कंट्रीब्यूट करते हैं एनजीओ के तहत। और क्या होता है, मतलब कहीं पे अगर कोई प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है तो वहाँ पे एक तरीके से प्रोटेस्ट करवाना, या फिर कोई काम हो रहा है अपनी कंट्री में, तो उसमें एक तरीके से काम ये होता है कि मतलब गवर्नमेंट को चेंज करना कहीं, अगर आप ढंग से देखें, मतलब किसी भी फॉरेन कंट्री के तहत अगर एफसीआरए के तहत किसी एनजीओ को पैसा दिया जा रहा है, तो क्या हो सकता है, मान लीजिए कि आप आज की डेट में देख लीजिए, कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, जैसे हमने उड़ीसा में न्यामगिरी हिल से रिलेटेड आर्टिकल डिस्कस किया था। तो हो सकता है वहां पे कोई एनजीओ फंडिंग कर रही हो, जो वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं आदमी, उनको पैसे दिए जा रहे हो कि आप प्रोटेस्ट करो जिससे कि प्रोजेक्ट यहाँ ना लग सके। ठीक है, तो इस तरीके की भी चीजें हो सकती है, हालांकि वो जेन्युइन इशू है, मैंने जस्ट ओनली एग्जाम्पल के तौर पर उसको लिया है। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें हो सकती है कि गवर्नमेंट के तहत कुछ भी नेगेटिव चीज चलाई जा सकती है इसके द्वारा। तो उस टाइम पे उसको हैंडल करने के लिए ये बातें की गई थी। तो अब इसमें अमेंडमेंट करने की बात की थी, हालांकि लास्ट ईयर इंडिया गवर्नमेंट ने इसमें अमेंडमेंट किया था कि फॉरेन से जो कंट्रीब्यूशन आता है, जो पार्टियों को जो दिया जाता है पैसा, तो उसमें चेंज किया था, उसने डेफिनेशन चेंज कर दी थी फॉरेन कंपनियों की। तो उसके तहत क्या था, पैसा लिया जाएगा आराम से। तो फिर से इसमें चेंज करने की देखना है, देखिए अगर आगे चेंज करते हैं तो क्या करते हैं उसको, तब हम ढंग से देख लेंगे। ओके, पेज 7 पे ये न्यूज है, सुप्रीम कोर्ट ने प्लान बनाया, क्या किया है ये, पेपरलेस जाने का।
तो पेपरलेस जाने के लिए देखिए ये प्लान बना है, इसको इम्प्लीमेंट करेंगे आगे। तो इसमें एक चीज़ देख लेते हैं बस, इंटीग्रेटेड केस मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, ये आप लोगों को याद रखना है, ICMIS। तो ये रहेगा, एक सिस्टम रहेगा जिसके तहत जितने भी वहाँ पे केस जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, केस फाइल करना है, जो भी इस तरीके के केस है, देखिए कई सारे फायदे होंगे इससे। कई सारे आदमी को बहुत-बहुत दूर जाना पड़ता है इस तरीके के केस लड़ने के लिए, पूछने के लिए, कुछ भी अगर कोई भी बात हो रही है। तो अगर ऑनलाइन चीज़ें रहेगी तो आसानी से इन चीज़ों को टैकल किया जा सकता है, ठीक है? तो आगे चल के रियल टाइम बेसिस पे उसको देखा जा सकता है। रियल टाइम बेसिस क्या रहता है? रियल टाइम बेसिस ये रहता है, अगर कुछ भी पल का चेंज हो रहा है तो आप लोगों को पता चल जाएगा। एकदम अपडेट मिलेगी आप लोगों को, मतलब कुछ भी उसमें ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा। तो डिजिटली PIL फाइल करनी है, किसी को ये सब चीज़ें, कोई केस दर्ज करना है, तो वो सारी चीज़ों के तहत सुप्रीम कोर्ट ने वो एक तरीके से गाइड किया है 24th जो हाई कोर्ट है आज की डेट में कंट्री में, और सबऑर्डिनेट कोर्टों को, कि आप लोग इसको जल्दी से जल्दी देखो, टैकल को जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट किया जाए, जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट करो, मतलब एक तरीके से पेपरलेस सिस्टम को, या फिर डिजिटल आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है? तो इसी के बारे में डिस्कशन हो रहा था। तो ये बहुत सारी चीज़ें करेगी, देखिए जिस तरीके से ट्रांसपेरेंसी आएगी, मैनिपुलेशन जो किया जाता है केसों को लेके, वो सारी चीज़ें सेटल डाउन हो जाएगी, करप्शन वगैरह चीज़ें भी डाउन डाउन होगी काफ़ी हद तक। तो सारी चीज़ें रियल टाइम बेसिस पे जल्दी से जल्दी डिसीजन आएँगे। आज की डेट में जो हायर कोर्ट, अपेक्स कोर्ट जिसको बोला गया, सुप्रीम कोर्ट का नाम लिया गया यहाँ पे, 61,000 केस पेंडिंग पड़े हैं यहाँ पे, ठीक है? और 24th जो हाई कोर्ट्स है उनमें, देखिए 38.70 लाख केस उनमें पेंडिंग पड़े हैं। तो ये पेंडिंग कहीं न कहीं इसका भी एक रीज़न है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें, इतना बर्डन रहता है पेपर का ही, तो जल्दी से जल्दी चीज़ें ट्रांसफर हो जाए, आराम से चीज़ों को सेटल डाउन किया जाए, तो उसके बारे में भी यहाँ पे भी फ़ायदा होगा, जिससे कि केस जल्दी चलेंगे आगे-आगे। ओके? नेक्स्ट वाला देखिए, ये बोला है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी। पहले तो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ये क्या होता है? टीबी तो आप लोग जानते हैं बीमारी होती है, ठीक है ना, एक तरीके से। तो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस क्या है? मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ये है, मान लीजिए आप, आपको नहीं बोलता हर बात में तो मैं आपको बोलता हूँ। मान लीजिए मुझे टीबी की बीमारी हो गई है, ठीक है? मुझे टीबी की बीमारी हो गई है, तो जैसे मुझे टीबी की बीमारी हो गई है, तो मैंने क्या किया, मुझे स्टार्टिंग में दवाई दी गई डॉक्टर के द्वारा। ये मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस की चीज़ें से रिलेटेड चीज़ें समझा रहा हूँ मैं। तो जैसे ही मैंने दवाई लेनी स्टार्ट, मतलब मुझे दवाई दी गई, तो मैंने क्या किया, मुझे लगा मतलब बहुत बिज़ी हूँ, तो मैंने दूसरे कामों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी अपना, और दवाई को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी, तो दवाई को मैंने साइड में रख दिया, ठीक है? तो कुछ दिनों बाद जो मेरी टीबी है, वो उस लेवल पे पहुँच जाएगी कि ये वाली दवाई है, काम करना वर्क बंद कर देगी। ठीक है? फिर दूसरे लेवल पे इसी तरीके से दवाई दी जाती है, तो फिर इग्नोर किया जा रहा है उसको। तो इस तरीके से मल्टी ड्रग्स रेजिस्टेंस, मतलब बहुत सारी ड्रग्स दे दी गई है। अब मेरी टीबी वो है इस लेवल पे पहुँच गई है कि वो रेजिस्टेंस कर रही है। इन दवाइयों का असर नहीं हो रहा है अब मेरे ऊपर। तो इस तरीके की चीज़ें आ जाती हैं। तो इसको बोलते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस। तो ये कहीं न कहीं एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि जो आदमी आलस कर जाते हैं, या फिर कुछ भी एक तरीके से इग्नोर करते हैं, जो ज़्यादा पंक्चुअल नहीं है अपनी चीज़ों को करने में, तो खासकर उनको बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है? तो ये इसलिए बहुत ज़्यादा आज की डेट में बढ़ती ही जा रही है। तो इसके बारे में बोला है, तो इंडिया देखिए, ये भी आप लोगों को याद रखना है, जो ट्यूबरकुलोसिस है उसको एक तरीके से एलिमिनेशन करने का प्लान बनाया गया है। कब तक? 2025 तक। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक सर्वे में पूरा इसके स्टार्टिंग में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया था इससे रिलेटेड। वहाँ पे यहाँ तो एक ही डिसीज़ का नाम दिया गया, वहाँ पे 5-6 डिसीज़ का नाम दिया गया था, जिसके द्वारा उनको जल्दी से जल्दी खत्म करने के बारे में ज़िक्र किया गया था। ठीक है? तो कम से कम ट्यूबरकुलोसिस का तो आप लोगों को नाम याद रखनी है। ज़्यादा देखना हो तो फिर इकोनॉमिक सर्वे के लेक्चर देख लीजिएगा आप लोग। ओके? तो न्यू स्टडी के हिसाब से अगर देखा जाए, तो ये बोल रहे हैं कि क्राइसिस आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और जबकि यहाँ टारगेट लगाया जा रहा है इसको खत्म करने का। और जो जो स्टडी आ रही है उसके हिसाब से बोल रहे हैं कि टारगेट बढ़ेगा ही, मतलब ये चीज़ें बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी, घटने से तो रही। ठीक है? एक बात ये हो गई, और अगर अगर दूसरे लेवल पे देखा जाए, तो 32.5% आज की डेट में जो डिसीज है वो रसिया में है। 12.4% ये MDR मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी की बात चल रही है, वो इंडिया में है दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे है फिलीपींस 8.9%, 5.7% के है साउथ अफ्रीका में। तो इतने लेवल पे है यहाँ पे। तो इंडिया में भी कम नहीं है, दूसरे नंबर पे इंडिया है, हालाँकि रशिया में ज़्यादा है, वो एक अलग बात है। तो देखिए, इसका कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन निकालना ही पड़ेगा, खासकर जो बोला गया है कि हॉटस्पॉट मतलब ऐसी जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा पाई जाती है ये चीज़ें। तो वो हमेशा क्या है, जैसे मुंबई हो गया, या फिर दिल्ली को भी आप ले लीजिए, मतलब एक तरीके से ये होती क्या है, देखिए एक तो होती है कम्युनिकेबल डिसीज़, एक होती है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़। कम्युनिकेबल डिसीज़ ऐसी होती है जिस तरीके से आप मतलब जुकाम के बारे में मैंने बोला था। अगर आप उस आदमी के दायरे में रहते हैं जुकाम वाले के, तो आप लोगों को भी नज़ला जुकाम होना स्टार्ट हो जाता है। इसी तरीके से नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती है, जो आसपास के छूने से या फिर इन सब चीज़ों से नहीं होती है। तो ये एक तरीके से कम्युनिकेबल डिजीज है। अगर आदमी भीड़-भाड़ में कोई टीबी वाला घूम रहा है, तो एक साँस की बीमारी एक तरीके से, तो साँस के थ्रू सामने वाले आदमी को जो उसके आस-पास में है, उसको भी लग जाएगी। तो ये चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़, जैसे मेट्रो में देख लीजिए, मुँह से मुँह अड़ा के सट के खड़ा होना पड़ता है मेट्रो में अगर कोई जाता है। तो इतनी ज़्यादा लेवल पे वहाँ पे भीड़ रहती है, तो खासकर ऐसी जगह बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इस तरीके की डिसीज़ फैल जाए। ठीक है? तो एस्टिमेशन लगाया जा रहा है कि
10.4 मिलियन न्यू केसेस आते हैं एवरी ईयर, ठीक है ना। तो ईच ईयर 10.4 मिलियन, ये वर्ल्ड की बात कर रही है, और 1.8 मिलियन की डेथ हो जाती है ग्लोबली। तो देखिए कितनी लार्ज स्केल पे ये सारी चीजें हो रही हैं। तो कुछ डेटा है जो आप लोग यूज कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में, काफी अच्छा डेटा है। ये वाला देखिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी कहाँ पहुंच गए हैं श्रीलंका में। श्रीलंका में क्यों पहुंचे हैं? क्योंकि यहाँ पे मनाया जा रहा है यूएन विसक डे। इसको विसक डे यहाँ पे बोला गया है, वैसे वसाखा डे बोला जाता है, विसाख या वसाखा जो भी आप इसको बोलो, ठीक है ना। तो ये वाला डे बनाया जाता है, आप लोगों को याद रखना है, बुद्धिस्ट धर्म से रिलेटेड है। आप लोगों को पता ही होगा, देखिए अशोक के टाइम पे बहुत सारे आदमी, अच्छा चलिए क्वेश्चन रहने दीजिए, पहले वाले में ही काफी हो गए थे। देखिए क्या हुआ था, अशोक के टाइम पे बहुत सारे आदमियों को, खासकर उसके बेटे बेटियों को भी उन्होंने क्या किया था, बुद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए, महेंद्र था उनके बेटे का नाम, बुद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका और बहुत सारी कंट्री में इधर उधर अपने अनुयायियों को उन्होंने भेजा था। तो इसी तरीके से जो जन्म भूमि है वो बुद्ध की, मतलब मैक्सिमम धर्म की हमारी कंट्री मानी जाती है। हालांकि हमारी कंट्री में आज की डेट में बहुत कम हो गए हैं इसके अनुयायी। तो देखिए ये जो धर्म मतलब सेलिब्रेट किया जा रहा है यहाँ पे, तो हमारे नरेंद्र मोदी जी वहाँ पे गए हैं। पाली लैंग्वेज लिखा है। पाली लैंग्वेज देखिए एक बहुत ही सिंपल से लैंग्वेज आप लोग बोल सकते हैं, लोगों की लैंग्वेज थी उस टाइम पे, जिससे कि हर टाइम देखिए जब गौतम बुद्ध हो गए या फिर जैन जी हो गए या फिर कबीर जी हो गए, तो ये सारों की हमेशा जो लैंग्वेज हुआ करती थी ना, वो हमेशा लोकल लैंग्वेज हुआ करती थी। और ये हमेशा जो संस्कृत लैंग्वेज जो पंडित जी उस टाइम पे यूज किया करते थे, ब्राह्मण जो यूज किया करते थे, वो हमेशा लोगों को डराने के लिए, जैसे कि हमारे आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी होगी, देखा होगा वहां पे, लोगों को डराने के लिए, लोगों को बहकाने के लिए बहुत ही हाई लेवल की लैंग्वेज यूज करते थे, जिससे कि लोग बाग समझ ना सके वो क्या कर रहे हैं और इनसे इनका वर्चस्व बना रहे। पर लेकिन जब से यहाँ पे जैसे गौतम बुद्ध जी और ये महावीर जैन जी और कबीर जी जिस तरीके से इस तरीके के आदमी सोसाइटी में होना स्टार्ट हो गए, तो ये लोकल लेवल पे बात करनी स्टार्ट कर दी, लोकल लैंग्वेज में बात करनी स्टार्ट कर दी, लोगों को समझाने के लिए बात करनी स्टार्ट कर दी इन्होंने। तो ये इस तरीके के चेंजेस वहां पे उस टाइम पे किए गए। तो पाली एक इसी तरीके की लैंग्वेज थी, लोकल लैंग्वेज आप उसको बोल सकते हैं। तो इसको जो अगर इसको देखिए लोकल लैंग्वेज आप लोगों को याद रखनी है, इससे रिलेटेड पूछा भी जाता है कई बार क्वेश्चन, ठीक है ना। तो पाली आप लोगों को याद रखना है ये। और इसके कई सारे और नाम यहाँ पे दिए गए हैं जो फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है। यहाँ पे विशाखा बोला है, यहाँ पे बुद्ध पूर्णिमा बोला है, बुद्धा डे भी बोला गया है इसको, और बुद्धा बर्थडे भी इसको बोला गया है, ठीक है ना। कुछ वर्ड और आप लोग याद रख सकते हैं, जैसे इनलाइटनमेंट होता है उसको बोला जाता है बुद्धाहुड, ठीक है ना। डेथ होता है उसको प्री निर्वाणा बोला जाता है। तो ये भी वर्ड कई बार पूछ ले जाते हैं, क्या क्या किस में बोला जाता है, ये भी पूछ लिया जाता है डायरेक्ट कि किस रिलीजन से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये भी कुछ चीजें आप लोग याद रखें। तो नरेंद्र मोदी जी वहां पे गए हैं, काफी दिनों बाद कोई प्राइम मिनिस्टर इस तरीके से विजिट कर रहा है। आप लोगों को पता होगा लिट्टे की प्रॉब्लम थी वहां पे, जो तमिलों से रिलेटेड वहां पे एक तरीके से गृह युद्ध चला हुआ था, तो तब से बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी हो गई थी, वहां पे कोई नहीं पहुंचा था। तो काफी दिनों के बाद ये पहुंचे और बोला जा रहा है कि काफी अंदर तक विजिट करने की बात की जा रही है, सेंट्रल और साउदर्न पार्ट ऑफ द श्रीलंका में भी ये जाएंगे। और आप लोगों को पता ही होगा कि जो नॉर्दर्न पार्ट श्रीलंका है वहां पे सारे तमिलियन वाले हमारे जो भाई बंधु हैं वो सब रहते हैं। अब ये सेंट्रल पार्ट और साउथ पार्ट तक भी जाएंगे। तो इतने इंटीरियर पार्ट में, वो भी इतना रिवोल्यूशन होने के बाद में कोई फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है जो कि इतने अंदर तक जा रहा है। तो ये भी एक देखने वाली बात है। देखिए रिलेशन बढ़ाने वाली बात चल रही है, जिस लेवल पे अब रिलेशन बढ़ेंगे तो उन चीजों पे ज्यादा फोकस दिया जा रहा है। कहाँ पहुंच गया, ठीक है। तो इसीलिए आपको ये डे का नाम याद रखना है, और ये किस धर्म से रिलेटेड है उससे याद रखना है। और बस यही है कि किससे रिलेटेड है, वो सब चीजों को आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। अब ये देखिए आपके टूथपेस्ट से रिलेटेड, जो मॉर्निंग में आप टूथपेस्ट करते हैं उससे रिलेटेड है। तो टूथपेस्ट में जो यूज किया जाता है उसके बारे में बात की गई है। कंटेंट विच ऑफ द फ्लोइंग मिनरल टू फाइट द कैविटीज। तो कैविटीज से फाइट करने के लिए आप लोग डायरेक्ट याद रख सकते हैं, फ्लोराइड यूज किया जाता है। तो ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन आप लोग मान सकते हैं। इन इंडियन मूवमेंट, इस तरह के क्वेश्चन साइंस में बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है ना। इन इंडियन मूवमेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल क्रॉप टू द क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन किस लिए पहुंचा जाता है, जिससे कि कैश क्रॉप, मतलब इस तरीके से अगर कोई ट्रेडिशनल क्रॉप कर रहे हैं नॉर्मल तरीके से, तो क्रॉप का डाइवर्सिफिकेशन स्पेशली कैश क्रॉप के बारे में बात किया गया है। तो क्यों किया जाता है, क्या रीजन है उसका। तो रीजन बोल रहे हैं कि देखिए अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज, मतलब अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज, मतलब फॉरेन एक्सचेंज को अर्न करने के लिए बोला जा सकता है। आप लोग कॉफी को ही देख सकते हैं, हम यहाँ पे कॉफी जो उगाते हैं हमारी, मैंने आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा था कि कहाँ पे सबसे ज्यादा होती है, तो कर्नाटक में सबसे ज्यादा होती है, दूसरे नंबर पे केरला और तमिलनाडु में फिर यहाँ पे होती है, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा कर्नाटक में होती है, ये याद रखनी है। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने क्या देखा था, देखिए जो वहाँ पे जो होती है, जिस लेवल की कॉफी होती है, लगभग 80% क्या करते हैं हम यहाँ पे सेल करते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से क्या हो गया, जिस लोगों ने भी, हम जिन स्टूडेंटों ने भी लास्ट वाले लेक्चर सुने होंगे, उनको सबको ये चीज इस तरीके की समझ में आ रही होगी जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो कंटिन्यू रखा करें, ये नहीं कि एक दिन सुन रहे हैं दूसरे दिन गैप कर दिया, क्योंकि चीजें जो है वो कनेक्टेड रहती हैं। तो फिर आप लोगों को फिर प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है कि ये क्या बोला जा रहा है बीच में, ओके। तो थोड़ा कनेक्ट रहा कीजिए आप लोग। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला है, अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज, तो हाँ नॉर्मल सी बात है, ये तो मिलेगा ही मिलेगा उससे।
बूस्ट फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। जब यार जितना ज्यादा होगा, इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो कैश क्रॉप किससे होगा? इंडस्ट्री में जाएंगी चीजें तभी तो कैश क्रॉप होगा। कैश क्रॉप का मतलब ही क्या है? मतलब जिससे ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाया जा सके। ज्यादा से ज्यादा पैसा कैसे कमाया जाएगा? जो भी हम उगा रहे हैं यहाँ पे, मान लीजिए गेहूं उगा रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को भेजा जाएगा, तो फिर ब्रेड निकल के आएंगे वहां से। तो फूड से रिलेटेड जो प्रोडक्ट है, दलिया निकल के आएगा वहां से, या और भी इस तरीके की चीजें। दलिया बहुत अच्छी चीज होती है, मॉर्निंग में आप लोग खा सकते हैं इसको, बहुत ही फायदेमंद चीज होती है। कोई अल्टीमेट, कोई इसका सॉल्यूशन, कोई इसका आप लोग बोल सकते हैं रिप्लेसमेंट नहीं है, अगर इसको खा रहे हैं डेली। की और सबसे अच्छी बात है, पेट बहुत अच्छा रहता है इससे। तो काफी अच्छा रहता है अगर आप लोग खाए, और फैट वेट से भी फायदा निजात मिलेगी। चलिए इसके अलावा देखें, टेकल द प्रॉब्लम ऑफ द लैंड डिग्रेडेशन। तो लैंड डिग्रेडेशन के ये इस तरीके की चीजें थोड़ी सोचने वाली हो जाती है। तो आप लोगों को देखिए, अगर इस तरीके से आप लोग सोच रहे हैं, तो कई सारी चीजें होती है सोचने के लिए यहाँ पे। कई सारी चीजें क्या होती हैं, एक तरीके से ऐसी ऐसी भी क्रॉप्स हैं जो कोई बहुत ज्यादा लैंड को खराब कर देती हैं एक तरीके से। पर लेकिन अगर नॉर्मल तरीके से हम डाइवर्सिफाइड करते हैं उसको अपनी, कई सारी ऐसी क्रॉप आती है, जैसे राइजोबियम लेग्यूमिनम सीरम का नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो वो एक मटर कुल के पौधों में पाया जाता है। तो उससे क्या होता है, उसको अगर जमीन में डाला जाता है, तो जमीन जो एक तरीके से, अगर जमीन जो क्या बोलते हैं उसको, डिग्रेड हो रही है जमीन, तो फिर उसको डिग्रेडेशन को घटाने के लिए काम होता है। नाम रखना राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है उससे। तो वो मटर कुल के पौधों में पाया जाता है। तो वो एक तरीके से नाइट्रोजन वाला कंटेंट जो होता है वो ज्यादा प्रोवाइड कराता है फसल उसको, जमीन को, और जिससे उपजाऊता बनी रहती है। तो इसमें भी फायदा होता है। ठीक है, तो क्या हो गया, डी आंसर हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये हिस्ट्री से रिलेटेड है। यहाँ पे ग्राम दान का बात की गई है। ग्राम दान मूवमेंट चलाया गया था, ये इंडिपेंडेंस के बाद में मूवमेंट चलाया गया था। चलाया किसके द्वारा गया था, नाम याद आ रहा है? विनोबा भावे जी के द्वारा ये चलाया गया था। तो देखिए यहाँ पे जो जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कोई भी इसका ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो कोई भी इसका ऑप्शन नहीं है, तो मैं आप लोगों को आंसर बताता हूँ। आंसर क्या है, देखिए यहाँ पे बोला गया था, यहाँ पे बोला गया मार्जिन, यहाँ पे बोला गया है मार्जिनल फार्मर। तो वहाँ पे जो यूज किया गया था, बिल्कुल लैंडलेस फार्मर। तो जो जिसके पास बहुत ज्यादा जमीन थी, लैंडलेस फार्मरों को उनको जमीन देनी थी, जिसके पास में बिल्कुल भी जमीन नहीं थी। तो इस तरीके से जमीन को एक तरीके से आप इसे भूदान भी बोल सकते हैं, जमीन दान भी बोल सकते हैं, या ग्राम दान भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके का मूवमेंट चलाया गया था। तो वहां पे लोगों को, जिससे कि उनका भरपेट चल पड़े, और 1/6 यहाँ पे वो रखा गया था कि जिसके पास में बहुत ज्यादा जमीन है, 1/6 उसका लोगों को देनी है। पर लेकिन जो बाद में एस्टिमेशन लगाया गया था, सबने अपनी जो बंजर जमीन थी वो ओनली डोनेट करी थी, और वो भी बहुत कम करी थी। अच्छे लेवल पे इतना सक्सेसफुल आप लोग नहीं बोल सकते इसको। बस हाँ, करने के लिए बातें हैं कि हाँ चलाया गया था, पर लेकिन कौन अपनी जमीन, जमीन के लिए लोग मरने कटने को तैयार है, जमीन कौन देगा यार? तो वही तो इस तरीके पे तो चीजें जो थी वो उस लेवल पे नहीं हो पाई थी जिस लेवल पे सोची गई थी। ओके, तो नाम याद रखिएगा, विनोबा भावे जी के द्वारा चलाया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट आर द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ द पल्सेस। तो इसके में तो एक ही नॉर्मल सी बात है, नाम याद आता है, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा प्रोड्यूस की जाती है यहाँ पे पल्सेस वगैरह। अब ये वाले क्वेश्चन भी काफी अच्छे हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया, मल्टीपर्पज जो रिवर प्रोजेक्ट बनाया जाता है, वो कौन सा, फ्लोइंग इन्वायरमेंटल और द जियो ऑफ द जियोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो कौन सी प्रॉब्लम उससे आती है? तो एक तो सबसे बड़ी बात होगी, देखिए मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का मतलब समझ लीजिए, बहुत ऐसे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, जब किसी बांध वगैरह आप लोग ले सकते हैं, जब बनाया जाता है किसी नदी के ऊपर, तो बहुत सारा पानी रोकने के लिए बनाया जाता है वो। तो क्या क्या होता है उससे, एक तरीके से तो उससे लाइट बनाई जाती है, दूसरी तरीके से उससे सिंचाई के लिए यूज किया जाता है, और भी एक तरीके से मछली पालन के लिए भी यूज कर लिया जाता है यहाँ पे। तो इस तरीके से बहुत सारे उसमें चीजें ऐड कर दी जाती हैं, छोटे छोटे प्रोजेक्ट उससे निकाल दिए जाते हैं, नदियां निकाल दी जाती है, पानी को डाइवर्ट कर दिया जाता है। तो उसको बोलते हैं मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट, जो कि बहुत सारी चीजों के लिए यूज किया जाता है। तो बोला गया ट्रिगरिंग द अर्थक्वेक, अर्थक्वेक ला सकता है या नॉर्मल सी बात है, इतना ज्यादा पानी वहां पे हो जाता है तो रीजन बन जाता है कभी कभी उन चीजों का भी वो। ठीक है, एक्सेसिव सेडिमेंट्स ऑफ द रिवर बेड। हाँ, नॉर्मल सी बात है, जब एक जगह पानी इतना इकट्ठा रहेगा तो वो भी इकट्ठा होते ही होंगे एक जगह आके। तो जैसे पानी यहाँ पे रुक रहा है तो वो भी सब रुकता ही रहेगा यहाँ पे आके। ठीक है, मेकिंग माइग्रेशन डिफिकल्ट फॉर द फिशेज। अब नॉर्मल सी बात है, जब यार यहाँ पे लाइट बनाने के लिए यूज कर रहे हैं, कहीं आप लोग कुछ करने के यूज कर रहे हैं, इसको डाइवर्ट करने के लिए यूज कर रहे हैं 3-4 जगह, मतलब इतने सारे प्रोजेक्ट चलाएंगे, तो जो नॉर्मल फिश है अपना नॉर्मल तैरती वैरती फिरती थी बेचारी इधर, तो उनके लिए प्रॉब्लम होगी होगी। तो नॉर्मल कॉमन सेंस से पूरा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा इस तरीके के। तो क्या हो गया, डी आंसर हो गया। पावर ऑफ द लेंस रफली डिपेंड अपॉन। तो किसके ऊपर जो पावर ऑफ द लेंस होती है वो डिपेंड करती है? तो देखिए सारे फालतू के आंसर दे रखे हैं यहाँ पे, आप लोग देखते ही समझ जाएंगे। हल्की सी भी आप लोगों ने 10th और 12th में, 10th में तो पढ़ी पढ़ी होगी कम से कम फिजिक्स। तो कर्वेचर के ऊपर, फोकल लेंथ के ऊपर डिपेंड करती है सारी चीजें। ओके, तो ये साइंस का क्वेश्चन था आप लोगों के लिए। ये भी साइंस के क्वेश्चन आप लोग बोल सकते हैं। ऑक्सीजन के बारे में जिक्र किया गया है, तो ये प्लांट में पाया जाता है, तो किस लिए यूज होता है इसका? ये रेगुलेट द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट। लाइट जब आती है तो उसको रेगुलेट करने के लिए यूज किया जाता है, उसको प्लांट को भी फायदा पहुंचाता है। ठीक है था, बैगजी,
ये बैगेज जो हमने कल परसों भी जिक्र किया था इसके बारे में, ये खोई को बोलते हैं। जो गन्ने को पेरने के बाद में उसमें से रस निकलने के बाद में जो बचती है, जो वेस्ट बचता है, उसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो यूज क्या होता है, देखिए आप नॉर्मल सी बात है, इसका मतलब समझ में आएगा तो फिर यूज भी समझ जाएंगे। तो क्या होता है, बायोफ्यूल बनाने में बिल्कुल होता है, पेपर इंडस्ट्री में बिल्कुल होता है, फर्टिलाइजर्स के यूज में होता है। इसका फर्टिलाइजर बनाया जाता है? नहीं, फर्टिलाइजर नहीं बनाया जाता है इसका, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को कंफ्यूज भी किया जा सकता है। फर्टिलाइजर में अगर कंपोस्ट खाद अलग से बोले तो कंपोस्ट खाद बनाई जा सकती है, ठीक है ना। फर्टिलाइजर जो सिंथेटिक जो होते हैं, जो केमिकल चीजों से यूज करके बने जाते हैं, उनको बोला गया है। तो इस तरीके से अगर अलग से बोले कंपोस्ट खाद वगैरह बनाई जा सकती है इनसे, हाँ वो बनाई जा सकती है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को, ठीक है। तो आंसर ये हो गया। ये लास्ट क्वेश्चन और देख लीजिए, इस क्वेश्चन के बारे में क्या जिक्र किया गया है। यहाँ पे बोला है कि बिटवीन द ईयर, मतलब किसके ईयर से फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस 1885 के बीच में कांग्रेस को फॉर्मेशन किया गया था, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट 1920। तो दो डेट भी याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस ड्यूरेशन के टाइम पे जो फॉरेस्ट कवर है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बहुत ज्यादा कम हुआ। तो रीजन क्या था उसका? एक तो नॉर्मल सी बात है, रेलवे बनाया गया था, ठीक है, कमर्शियल फार्मिंग के लिए पेड़ काटे गए थे, और ब्रिटिश इकोनॉमिक नीड, फर्स्ट वर्ल्ड वार भी इसी ड्यूरेशन में हुई थी, 1914 से स्टार्ट हुई थी, ठीक है ना। तो उस टाइम पे ये भी फर्स्ट वर्ल्ड वार भी इसी बीच में हो गई थी। तो ये सारी चीजों के लिए बहुत ज्यादा फॉरेस्ट की कटिंग हुई, ठीक है ना, गन वगैरह बनाने के लिए, और भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं, नाव वगैरह बनाने के लिए, और भी कई सारी चीजों में यूज किए जाते हैं। घर वगैरह बनाने के लिए छोटे मोटे से टिम्बर से बनाए जा टिम्बर का यूज किया जाता था बहुत ज्यादा, उसके लिए काटी जाती थी। तो सब आप लोग आंसर दे सकते हैं कि सारे हो गए इसमें, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स अलॉट फॉर लिसनिंग। यहाँ से आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी, जो आप लोगों को पहले भी बता रखा है मैंने। और कोशिश कीजिए कि आंसर दीजिए। टेलीग्राम में भी क्वेश्चन पोस्ट किए जा रहे हैं, और फेसबुक पेज पर भी क्वेश्चन पोस्ट किया जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पोस्ट इसलिए किए जा रहे हैं ताकि आप लोग ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करो, और डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटी के क्वेश्चन पोस्ट किए जा रहे हैं हर जगह। तो आंसर दीजिए, लोगों को शेयर भी कीजिए, और एक दूसरे से डिस्कस भी कीजिए, एक दूसरे का आंसर भी चेक कीजिए, ठीक है। तो इसलिए मिलजुल कर काम कीजिए, तो बहुत जल्दी बहुत अच्छा इन्वॉल्वमेंट बन जाता है, ओके। और लोगों को चीजें शेयर भी कीजिए जितना कर सकते हैं आप लोग। थैंक्स अलॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।